गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करें। सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं कि नहीं? ठीक है, लोकेंद्र, मेरा वॉइस आ रहा है बेटा क्लियर? यस सर। बच्चे बहुत कम है अभी। आदित्य सोनी, देवांश, दिव्यांश शर्मा। आज देवांश मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? कल पे लोकेंद्र, प्रियांशी, अनुराग। चलिए सर। ओके ओके, चलिए Yes, तुम sir. स्टार्ट करते। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे बेटा? आदित्य, लास्ट टॉपिक कौन सा फिनिश किया था अपन ने? आदित्य सोनी, मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? भूल गए? बीच में मेरी क्लास नहीं ली थी मैंने, क्योंकि मैं एंटीबॉडी डाउनलोड हो रही थी मेरी बॉडी में उस समय। समझ गए? कौन कौन समझ गया? एंटीबॉडी डाउनलोड हो रही थी तो। लोकेंद्र, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? यस सर। हर्ष, ओके चलिए तुम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों को याद है नहीं? याद है कि नहीं? आपको मॉर्फोलॉजिकल ऑस्ट्रो पे पढ़ने के लिए बोले थे मैंने, सीड का स्ट्रक्चर और सीड का जर्मिनेशन। सीड स्ट्रक्चर और सीड जर्मिनेशन कितने लोगों ने प्रिपेयर कर लिए? प्रियांशी, पढ़ा था बेटा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? आपकी स्क्रीन टेढ़ी हो गई। मेरी स्क्रीन टेढ़ी हो गई, अब सही है? यस सर। ओके चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। दिव्यांश, लास्ट क्लास में बेटा कब पहुंच गए थे? था नहीं लास्ट क्लास। अरे भाई, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अपने मोनोकॉट और डाइकॉट। चलिए तो पहले जो टेस्ट पेपर हुआ था उससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं किसी का? या पहले पूरा पेपर डिस्कस कर दो अपना? अनुराग, चलिए तो मैं आपको, पेपर तो इस बार इजी था, मैंने भी देखा, तो आई थिंक किसी को कोई डाउट्स होगा नहीं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले एक बार फास्ट फीचर देखता हूँ आपको, मोनोकॉट डाइकॉट सीड और उनके जर्मिनेशन के बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं, देन पॉलीएमरी बात स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अनुराग अपना ऑडियो म्यूट रखे बेटा। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने देख लिया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और आज हम एक बार मॉर्फोलॉजी का टॉपिक यानी कि सीड की बात करें। सीड की बात करें तो पहले अपन बात करते हैं डाइकॉट सीड में। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। याद करो, ये हो गया सीड कोड। सीड कोड, सीड कोड का डेवलपमेंट किससे होता है? याद करें, इंटेगमेंट ही सीड कोड का डेवलपमेंट करता है। आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट, ये सीड कोड की लेयर्स हो गई। ठीक है, देन सीड कोड के अंदर अपन ने देखा था एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के टू पार्ट कौन कौन से? प्लूमल और रेडिकल। देन हमें मालूम है कि डाइकॉट सीड है तो उसमें टू कॉटिलीडन थे, ये हो गए कॉटिलीडन। कॉटिलीडन, कॉटिलीडन जिसे अपन डिफाइन कैसे करते हैं? लीफ ऑफ एम्ब्रियो। कैसे डिफाइन करते हैं? लीफ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की लीफ को ही कॉटिलीडन बोला जाता है। देन मैंने आपको बताया था कॉटिलीडन का नीचे का हिस्सा इसे बोला जाता है हाइपोकोटाइल। हाइपो नीचे, और कॉटिलीडन का अपर पोर्शन ये अपन पढ़ चुके हैं, इसे बोला जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये जो अपन ने डाइकॉट सीड में देखा था। और डाइकॉट सीड की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एम्ब्रियो तो होता है एक्सिस पे, एक्सिस पे क्या मिल रहा है? एम्ब्रियो, और कॉटिलीडन्स होते हैं लैटरल में। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियल कंडीशन हो गई किसकी? एम्ब्रियो की, और
लेटरल कंडीशंस हो जाती है कॉटिलिडन्स की। इसकी बेटा कॉटिलिडन्स की, याद रखिएगा। जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोनोकॉट सीड से, तो ध्यान दें, डाइकॉट सीड मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट सीड नॉन एल्बुमिनस होता है। नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस का मतलब यहां पर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज कर लेता है। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज कर लेता है, इसलिए ये नॉन एल्बुमिनस एम्ब्रियो था, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं मोनोकॉट सीड से, मोनोकॉट सीड से, तो ये मोनोकॉट सीड में भी देखें अपन, तो ये आउटर कवरिंग हो गई जिसे सीड कोट बोलते हैं। सीड कोट मैंने आपको बताया, सीड कोट का फॉर्मेशन आउटर इंटेगमेंट डेवलप होता है, टेगमेंट आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट। याद आ रहा है कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि दो इंटेगमेंट होते हैं, आउटर टेस्टा का फॉर्मेशन करता है और इनर इंटेगमेंट टेगमेंट में कन्वर्ट होता है, और टेगमेंट और टेस्टा मिलकर ही सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। देन यहाँ पर अपन देखें, यहाँ पर आपने देखा था लार्ज पार्ट कवर होता है एंडोस्पर्म से, यानी कि मोनोकॉट सीड में मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेता है एंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। इसलिए इससे अपन ने डिस्कस किया था एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। एल्बुमिनस सीड जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म जानते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, इसकी लेयर भी जिसे एलुरोन लेयर बोलते हैं, एलुरोन लेयर, इस पे क्वेश्चन मिलता है, पहले भी कई बार डिस्कस किया है, प्रोटीन की बनी होती है और ये भी ट्रिप्लॉइड है। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। देन हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मोनोकॉट सीड में, मॉर्फोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मोनोकॉट सीड में ये हो गया प्लूमूल, और प्लूमूल को कवर करे हुए प्रेजेंट होता है कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल, जबकि ये हो गया रेडिकल, और रेडिकल को कवर करे हुए यहां पर मिलता है कॉलियोप्राइजा। कॉलियोप्राइजा, कॉलियोप्टाइल और कॉलियोप्राइजा। देन हमने डिस्कस किया था कि मोनोकॉट में कॉटिडल से होता है, कन्वर्ट जाता है ढाल लाइक यानी कि शील्ड लाइक स्ट्रक्चर में। इस शील्ड लाइक स्ट्रक्चर को, जो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से अलग करती है, इस शील्ड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कैटुलम। क्या बोला जाता है, स्कैटुलम। स्कैटुलम, ये शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर हो गया स्कैटुलम। स्कैटुलम किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉटिडल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉटिडल्स को। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यदि मैं सीट को ट्रांसफर सेक्शन सेट करके देखूं, कितने बच्चे जुड़ गए पहले तो मैं ये देखो। चलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है। मेरी लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, आपको बताया मैंने क्यों नहीं हो पाई थी, बॉडी में एंटीबॉडी डाउनलोड हो रही थी, यानी वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज ले चुका हूं मैं, तो एंटीबॉडी डाउनलोड हो रही थी, तो जबरदस्त फीवर आता है उसमें, किसी को, मुझे आया। तो फाइनली आपने डिस्कस किया कि जो स्कैटुलम है, याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉर्डिडल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो देखते हैं इसमें जो कॉर्टिडल्स होता है वो तो हो जाता है एक्सिस पे, इसके जो सपोजिट क्वेश्चन मिलता है, यानी कि कॉर्टिडल यहां पर था लेटरल, मोनोकॉट में कॉर्टिडल होता है एक्सिल पे यानी एक्सिस पे, जबकि उसका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो मोनोकॉट में पहुंच जाता है लेटरल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे तो समझ को याद होनी चाहिए कि मोनोकॉट में एम्ब्रियो की पोजीशन और कॉर्टिडल्स की पोजीशन कैसी है, डाइकॉट में कॉर्टिडल और एम्ब्रियो की पोजीशन कैसी है। डाइकॉट सीड हम जानते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड हो गया, मोनोकॉट सीड एल्बुमिनस सीड हो गया। यहाँ पर मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब हम ग्रासेस की बात करते हैं
तो ग्रासेस में कॉटिलिडन्स के अलावा एक एक्स्ट्रा कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, यानी कि मोनोकॉट है तो एक ही कॉटिलिडन होना चाहिए था, लेकिन ग्रासेस में एक एक्स्ट्रा रिड्यूस फॉर्म में या वेस्टिजियल कॉटिलिडन्स मिलता है जिसे एपिब्लास्ट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि ग्रासेस की हम बात करते हैं तो इसमें एपिब्लास्ट मिलता है। What is epiblast? It is the reduced cotyledons. Reduced cotyledon को याद रखिएगा एपिब्लास्ट बोला जाता है। तो बेटा ये मोनोकॉट और डाइकॉट शीट। अनुराग ऑडियो कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यस सर। सर पिछली क्लास में तो सर अपने रिड्यूस्ड एंडोस्पर्म को एपिब्लास्ट बोला था। रिड्यूस्ड एंडोस्पर्म। अरे भाई एंडोस्पर्म देखें अपन जरा, तो यहाँ पर ये रहा एंडोस्पर्म, ये रिड्यूस्ड कॉटिलिडन्स को कॉटिलिडन्स मोनोकॉट में एक ही होते हैं, ध्यान देना, उसको सही कर ले, करेक्ट कर ले। कॉटिलिडन मोनोकॉट में एक ही है, लेकिन ग्रासेस में एक एक्स्ट्रा कॉटिलिडन मिल जाता है, लेकिन जो नॉन फंक्शनिंग होता है, रिड्यूस होता है, उसे ही बोलते हैं एपिब्लास्ट। ठीक है, मोनोकॉट शीट तो ऑलरेडी कैसा हो गया, एल्यूमिनस हो गया, एंडोस्पर्म तो उसमें प्रेजेंट हो गई, लेकिन कॉटिलिडन्स को लेके बात कर रहे हैं तो करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये अपन ने बात करी, ये बड़ा ये टॉपिक मॉर्फोलॉजी प्लस यहाँ पर रिप्रोडक्शन को देखते हुए दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। मोनोकॉट शीट पे क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। यहाँ पर एल्नोन लेयर ट्रिप्लॉइड है और ये भी एंडोस्पर्म का ही पार्ट होती है, प्लस ये प्रोटीनियस होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ओके, जब मैं बात करता हूँ सीड जर्मिनेशन की, किसकी बात करूँ? सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में आपको इस तरीके से डायग्राम से बताता हूँ। आई थिंक सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये अपन ने हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल कंडीशंस पहले क्लियर होनी चाहिए। कॉटिलिडन्स के जस्ट नीचे वाले पोर्शन को बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल और ऊपर के पोर्शन को बोला गया एपिकोटाइल। क्या बोला गया? एपिकोटाइल। जब मैं सीड को, मान लो ये सीड है, इस सीड को मैंने सॉइल में ट्रांसफर कर दिया, मान लो ये सॉइल सरफेस हो गई, सॉइल सरफेस हो गई, इस सीड को मैंने सॉइल में ट्रांसफर कर दिया, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, मेनली वाटर और टेम्परेचर मिला, तो सीड में हाइपोकोटाइल इलोंगेटेड हो गया। याद रखना, जब हाइपोकोटाइल इलोंगेटेड हो, लंबा हो, यानी हाइपोकोटाइल की ग्रोथ होती जाए, इलोंगेटेड होता जाए, तो ये एपिकोटाइल को ऊपर की तरफ पुश करता है। यानी हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने से एपिकोटाइल कपड़े हैं ऑडियो म्यूट रखे बेटा। एपिकोटाइल ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो याद रखना इसे बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। एपी मतलब ऊपर, जीएल माने अर्थ, एपीजियल जर्मिनेशन। यानी एपीजियल जर्मिनेशन में आपने देखा इलोंगेटेड कौन सा पार्ट होता है? हाइपोकोटाइल। यानी हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने से एपिकोटाइल ऊपर की तरफ पुश कर जाए, ऊपर की तरफ पहुंच जाए, दैट मींस सॉइल सरफेस के ऊपर पहुंच रहा है, तो इसे बोला गया एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन मैंने पहले भी आपको एग्जांपल तैयार करवाया था, सी स्क्वायर, यानी कि कैस्टर और कॉटन, ये दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं एपीजियल जर्मिनेशन की। यानी एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है कि जब हाइपोकोटाइल इलोंगेटेड हो और एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल इलोंगेटेड हो और एपिकोटाइल पुश होकर सॉइल के ऊपर पहुंच जाए, तो इस टाइप के जर्मिनेशन को एपीजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, कैस्टर और कॉटन में मिलता है। देन इसके बाद हम बात करें कि इसके रिवर्स कंडीशंस। इसके रिवर्स मतलब जब एपिकोटाइल इलोंगेटेड हो, एपिकोटाइल
कोटाइल, जो एपिकोटाइल है ये एलोंगेटेड हो, लंबा हो। जब ये पोर्शन लंबा होगा तो ये मैक्सिमम पोर्शन को नीचे की तरफ पुश करता है, यानी कि हाइपोकोटाइल को सॉइल के नीचे ले जाएगा और डीप में। एपिकोटाइल भी नीचे जाता है बेसिकली, नीचे का पोर्शन, और हाइपोकोटाइल भी नीचे की तरफ मूव करता है, यानी कि यहां पर हाइपोकोटाइल सॉइल में एंटर करेगा पुश करने पर। यानी ग्रोथ किसकी हो रही है, यहां पर ग्रोथ हो रही थी हाइपोकोटाइल की, यहां पर ग्रोथ हो रही है एपिकोटाइल की। तो बचा हुआ पोर्शन कहां पुश हो रहा है, यहां पर पुश हो रहा था ऊपर की तरफ सॉइल सरफेस के लिए, इसलिए इसे बोला था एपीजियल। और ये पोर्शन सॉइल सरफेस में पुश होता है, इसलिए इसे बोला गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, और हाइपोजियल जर्मिनेशन का एग्जांपल हमें याद रखना है ग्राउंड नट पी। कौन कौन से, ग्राउंड नट एंड पी। इसके साथ साथ मैंगो भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये तीन बैंड स्पेशली भी याद रखने हैं। इन तीनों में यानी ग्राउंड नट और पी में हाइपोजियल जर्मिनेशन मिलता है। हाइपो मतलब हम जानते हैं कि नीचे, जियल माने अर्थ, जब अर्थ के नीचे ग्रोथ हो रही है तो उसे बोल रहे हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट्स बेटा, किसी को डाउट्स? नो सर। ओके, तो लास्ट, अभी हमने आज की क्लास में मोनोकॉट और डाइकॉट सीड दोबारा देखे, अच्छे से डिफरेंस हमें तैयार करना है इसमें। 10 दोनों सीडों का जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन में हमें याद रखना है कैस्टा कॉटन, ग्राम पी और ग्राउंड नट का। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछाते हैं इनमें कौन सा जर्मिनेशन मिलेगा। तो ये तो हो गई जर्मिनेशन की बात। और जर्मिनेशन से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में आपको बताया था डाइकॉट एम्ब्रियो में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टर्मिनल सेल्स के साथ साथ बेसल सेल्स की हाइपोफाइसिस सेल से भी होता है। याद आ रहा है कि नहीं? लेकिन मोनोकॉट में हाइपोफाइसिस सेल्स नहीं बनती, सस्पेंसर वन सेल का ही बना होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ते हैं विविपेरस, ओविपेरस, ओवोविपेरस। प्लांट में सीड का जनरेशन जनरली कब होता है, जब वो सीड फ्रूट से बाहर आ जाता है। आपको मालूम है ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट्स में, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में, और ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइज एग है वो कन्वर्ट हो गया जायगोट और फाइनली एम्ब्रियो में। तो जब सीड ओव्यूल से बाहर आ जाता है, यानी कि फ्रूट से बाहर आ जाता है, तभी उसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन जब हम राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा इस प्लांट की बात करते हैं, तो इसमें विविपेरी जर्मिनेशन मिलता है। विविपेरी जर्मिनेशन का मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये बोलूं एम्ब्रियो का भी बोल सकते हैं इसमें, जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड अ फ्रूट, या फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस चालू हो जाए, या ये बोलूं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए जब ये फ्रूट प्लांट में ही अटैच हो, प्लांट्स में ही अटैच हो। या प्लांट में फ्रूट लगा हुआ है, उसके अंदर सीड है और सीड के अंदर एम्ब्रियो है, वो फ्रूट में ही जर्मिनेट स्टार्ट हो जाए
और फ्रूट प्लांट सेपरेट भी नहीं हुआ हो, तो इस टाइप के सीड के जर्मिनेशन को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को विविपेरी जर्मिनेशन बोलते हैं। किसमें मिल रहा है? राइजोफोरा और राइजोफोरा मिक्रोडेटा में। याद रखना यार, एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो गई वाली बात। देन एक पॉइंट याद रखना इसमें। तो ये हमने डेवलपमेंट देखा, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। एपिजल जर्मिनेशन हो गया और हाइपोजल जर्मिनेशन हो गया। देन इसके बाद बात करेंगे हम पॉली एम्ब्रियोनी, नाम से क्लियर है। पॉली यानी बहुत सारे, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। पॉली एम्ब्रियोनी को फर्स्ट टाइम ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया। ऑब्जर्व किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। पॉलीएम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमनली पाई जाती है पाइनस में, साइकस में और साइट्रस फैमिली में। बेटा तीनों एग्जांपल बेहद इंपॉर्टेंट हो गए पॉलीएम्ब्रियोनी के, यानी जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन होती है पॉलीएम्ब्रियोनी, और साइट्रस में भी मिल रही है पॉलीएम्ब्रियोनी। डिस्कवर बाय ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक की हम जब बात करते हैं तो बायोलॉजी में ल्यूवेनहॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? कहां से इंपॉर्टेंट रोल है, कोई बताते आएगा मुझे? कौन बताएगा ल्यूवेनहॉक के बारे में? हाँ, स्वाति कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था ना इन्होंने। बेटा फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, बट फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर बाय ल्यूवेनहॉक। और कोई बताए? याद करें, इन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था तब उसने किसका यूज किया था? माइक्रोस्कोप का, यानी कि इन्होंने ही माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी की। इन्होंने इस माइक्रोस्कोप से फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। वो कौन सी थी? बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी किसने कर दी? ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जब माइक्रोबायोलॉजी के फादर की बात करते हैं तो ल्यूवेनहॉक को भी बुलाया जाता है, लुईस पास्चर को भी बुलाया जाता है, और रॉबर्ट कॉच को भी बुलाया जाता है। तीन माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी हैं, याद रखना। लेकिन डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है, ठीक है? यदि मॉडर्न या बेसिक जनरल माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक है, ठीक है ना? एडवांस माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछा जाए तो लुईस पास्चर है, जिन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया, ठीक है? और जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की बेसिकली डिफरेंट इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज बताया माइक्रोबायोलॉजी का, वो रॉबर्ट कॉच बनाते हैं रॉबर्ट कॉच। लेकिन सिंपली ये तीनों ऑप्शन मिल जाए तो ल्यूवेनहॉक को बताएंगे हम। क्यों बताएंगे? क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, ठीक है? माइक्रोस्कोप तो जानते हैं कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपली बात करें तो कौन बताएगा? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन तीन हो गए भाई। देवांश, दिव्यांश, तीन ही तो बोला था सर। क्या बेटा? यस सर, हाँ, तीन हो गए तीन बेटू। ही तो बोला था। अच्छा, तीन हो हाँ, गए। तीन ही तो बोला था मैंने। हाँ, मुझे मालूम है, वही तो कह रहा हूँ, तीन हो गए मतलब आपके अकॉर्डिंग, है ना? चलो, कोई और बताना चाहेगा इस पे? हर्ष, लोकेन, प्रियांशी, और कौन कौन है? धनेश, रिचा, कोई और बताया जाएगा माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ? अब बात आ गई तो अब देखो, आपका एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन होंगे, ठीक है? और आप बॉटनी में तो लास्ट टॉपिक में पहुंच गए हो। बॉटनी का सिलेबस फिनिश, केवल प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी है। प्लांट ब्रीडिंग तभी पढ़ते हैं जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते आते हैं। उसके बाद हम जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो पैरेलल प्लांट ब्रीडिंग भी फिनिश करते जाएंगे। अब हमारा चालू हो जाएगा डिस्कशन डिवीजन। जितनी शीट, पेपर
मेरी क्लास रेगुलर चलती रहेगी, लेकिन हम डिस्कस जरूर करते आएंगे और पूरे टॉपिक को उठाते आएंगे, कहाँ से डिफिकल्ट टॉपिक है। तो आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये याद रखिएगा। उससे हमारी एक्चुअल तैयारी पता चलेगी और क्या क्या पढ़ रहे हैं। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल तो अभी हमारे सामने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, लगभग 6 से 7 क्लासेस बायोटेक्नोलॉजी में जाती हैं। सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके साथ साथ हम जेनेटिक्स का सेकंड पोर्शन जो है उसका रिवीजन भी करते जाते हैं। चलिए, तो मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था। माइक्रोस्कोप को बेटा ध्यान देना, माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरीज में। माइक्रोस्कोप बेसिकली करते क्या है? माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं? मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? नोट कर सकते हो, डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट। किसी चीज को बड़ा करने की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है ना? तो माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन पावर को इंक्रीज करते हैं। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर? डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट। डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट, बड़ा करने की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोप जो होते हैं इनको मैंने बताया 2 कैटेगरी में क्लासिफाई। फर्स्ट आ गया लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लाइट का यूज किया जाता है। ये लाइट नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, दोनों तरह की लाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज ए एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया जाता है। अब आपके मन में चला होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे बोलते हैं? तो दोनों में कंपाउंड चीज ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली कंपाउंड आता है लाइट में। लाइट को हम क्लासिफाई करते हैं तो फर्दर 4 कैटेगरीज आती हैं। कितनी कैटेगरी आती है? 4 कैटेगरी। लेकिन कंपाउंड किस बेसिस पे बोल रहे हैं? कंपाउंड बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, क्या हो गया? माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर जहां पर मैंने अपनी आई लगाई है ये हो गया आई लेंस। कौन सा हो गया? आई लेंस या आई पीस। और जहां पर मैं जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, नीचे भी लेंस लगा होगा, इससे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जहां पर ये हो गया आई लेंस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। जहां पर जिस माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंस यूज कर लिए जाएं, कौन कौन से? आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, 2 तरह के लेंस यूज कर लिए जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गया ये, ठीक है ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जाने इसमें आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग हो। जनरली लाइट माइक्रोस्कोप सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप को भी अपन 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। मैं नेम बता रहा हूँ, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। कौन कौन से? लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें आता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, देन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, फिर आता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, और 4th नंबर में ऊपर लिख देता हूं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। याद रखिएगा, ये डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंट, all of these are light microscope and all of these are compound microscope। सभी को क्लियर हो गई वाली बात?
यस जोर से बोले यस सर। आगे बोलो, यस सर। मिलके बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे लाइट माइक्रोस्कोप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। यदि मैं इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो हमारी क्लास चली जाएगी, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं। देन अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी अपन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा आता है इसमें? इसमें आता है SEM और TEM। SEM और TEM। SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और एक आता है सेकंड नंबर पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये हमें थोड़ी सी नॉलेज मालूम होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, प्लस लाइट माइक्रोस्कोप कौन कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन कौन से होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम क्यों दिया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। यस Okay. सर। आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। धनेश क्लियर है बेटा? लोकेंद्र? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देन तो इसके बाद हम बात करेंगे अब, यस सर। हम पॉली एम्ब्रियोनी पे बात कर रहे थे। वेरी गुड। हम पॉली एम्ब्रियोनी पे बात कर रहे थे, आंसर ये नोट कर लिया हुआ है। तो पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली यानी बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। जब एक ही ओवरी में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाए तो उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में बहुत कॉमन होती है, यानी कि पाइनस साइकस में बहुत कॉमन है, साइट्रस में भी है। पॉली एम्ब्रियो को डिस्कवर किया लीवेनहॉफ ने। इस पॉली एम्ब्रियोनी को, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो, इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है? 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी? फर्स्ट आती है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, और सेकंड आती है इसमें फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब जैसे 1 जायगोट का फॉर्मेशन हो तो 1 एम्ब्रियो बनेगा, और जब मैनी जायगोट का फॉर्मेशन हो जाए तो कई सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। तो इसे सिंपल ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। इसमें फर्स्ट आ गई सिंपल, और सेकंड आती है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल का मतलब क्या हो गया? ध्यान दें, जब 1 जायगोट 1 एम्ब्रियो, 1 जायगोट से 1 एम्ब्रियो बनता है। ऐसे ही जब मैनी जायगोट बन जाए, मैनी जायगोट इन ओवरी में एक से ज्यादा जायगोट बन जाए तो एम्ब्रियो भी बहुत सारे बन जाएंगे। इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी को सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, जबकि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जूलॉजी में दिखाई देती है। जूलॉजी में हम देखते हैं जायगोट में होने वाला पहला डिवीजन कौन सा होता है? क्लीवेज, जिससे उसके साइज में तो कोई चेंज नहीं आता, बट नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ाएगी नहीं क्लीवेज की डेफिनेशन? तो प्लांट में भी जब क्लीवेज हो जाए, यानी कि जो एम्ब्रियो जायगोट बना और वो क्या शो करते हैं? क्लीवेज यानी कि मान लो जायगोट बना है और जायगोट में क्लीवेज हो जाए और
साइज में कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसे ही साइज। 2 और मोर सेल्स बनना है, मोर सेल्स बनना है या इवन मोर एम्ब्रियो बनना है, तो इसे भी अपन बोलते हैं ट्रू क्लीवेज पॉलीएमरी, यानी जायगोट में डिवीजन हो गया। इसे स्लिपलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिपलिंग, याद रखिएगा। स्लिपलिंग भी बोलते हैं, SILIPLING, स्लिपलिंग, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी को। जबकि फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है कि जब एक ओव्यूल के अंदर ही 2 एम्ब्रियो सैक बन जाए, यानी ओवरी भी एक और ओव्यूल भी एक, यानी कि 1 ओव्यूल में मोर देन एम्ब्रियो सैक बन जाए। एम्ब्रियो सैक जानते हो ना, फीमेल गैमेटोफाइट। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे तो उसमें एक से ज्यादा एक्सेल होंगी। जब एक से ज्यादा एक्सेल होंगी तो हमें मालूम है एक से ज्यादा यानी मोर देन एम्ब्रियो बनेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ये बात पूछी जाएगी और पूछा जाएगा फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ, यानी कि आपको यहाँ पर आंसर दे दिए जाएंगे और ट्रू और फॉल्स पूछा जाएगा। इसमें ट्रू और फॉल्स यानी ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे या फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। इससे बेसिकली फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में पॉलीएम्ब्रियोनी फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल भी एक ही है और ओवरी तो एक ही है, ओव्यूल भी एक ही है और एम्ब्रियो से बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है ना, एम्ब्रियो से बहुत सारे बन रहे हैं। अब एम्ब्रियो से बहुत सारे कब बन सकते हैं, याद करो। एम्ब्रियो से का फॉर्मेशन किससे होता है? मेगास्पर्म मदर सेल से, और मेगास्पर्म मदर सेल्स 4 बन रही थी, 4 बन रही थी, इसमें एक ही फंक्शनल होती है, 3 डिजेनरेट हो जाती हैं। तो कई बार एक से ज्यादा फंक्शनल हो रही थी, तो उस कंडीशंस में फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी शो हो जाती है। क्या बन जाती है? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पॉलीएम्ब्रियोनी मोस्ट कॉमन मिलती है जिम्नोस्पर्म में, यानी साइकस और पाइनस में। साइट्रस फैमिली, लेमन, ऑरेंज, इनमें भी जो सीड दिखाई दे रहे हैं वो पॉलीएम्ब्रियोनी की एग्जांपल हो। देन यहाँ पर अपन देखें पॉलीएम्ब्रियोनी 2 टाइप्स की होगी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी में आपने देखा कि जनरली इसको ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण क्या है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तक तो अपन देखें कोई चेंज नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर भी अपन ने जायगोट एक ही बना है, फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुआ है। यहाँ पर भी वन जायगोट से बन ही बन रहा है, अलग बहुत सारे एम्ब्रियो बन भी रहे हैं तो वो अलग अलग जायगोट से बन रहे हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में फर्टिलाइजेशन से पहले ही एक से ज्यादा एक्सेल बन गई, एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक बन गए, तो इसे बोला गया फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में भी नोट कर लिया सभी ने? यस यस सर। ओके, देन इसके बाद इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है मुझे। एक मिनट होल्ड करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंटों में सबसे पहले मैंने आपने आ गया भाई, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे हम। ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ है, कुछ पॉइंट और में डिस्कस करने हैं। एक मिनट, उसमें सबसे पहले
जैसे क्वेश्चन आता है 100 पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए हाउ मच मियोसिस, शॉर्ट में कर दिया मैंने, यानी कि पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस होंगी, बताएं भाई। सर क्या क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन में बहुत सिंपल से स्टार्ट किया मैंने आज 25 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस होते हैं। 25 25। 25 आपको मालूम है मैंने सिखाया है 1 माइक्रो स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या ये बोलूं पॉलन ग्रेन बनते हैं, यानी कि 1 से 4 बन रहे हैं। तो 100 बनने के लिए कितने हो जाएंगे, 100/4 कितना हो गए, बताया भाई। 25 ठीक है, पहले तो यार कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। ये नए बच्चे जुड़े हैं ध्यान से समझते हैं ना कि 100 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए कितनी बार मियोसिस हुई। तो 100 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए 1 से 4 बनते हैं, तो 100 के लिए 100/4। चलिए भाई, आई थिंक सभी को समझ में आ गई वाली बात। अब मैं बात कर दूं 100, इसी को यहां पर कर दूं मैं 100 मेगास्पोर के फॉर्मेशन के लिए, 100 मेगास्पोर फॉर्मेशन के कितने 100 कितने होंगे, 100 ही होंगे। 100 कैसे, 100 ध्यान दें कि 1 मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू कितने बनेगी, 4 मेगास्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। लेकिन हम जानते हैं 4 में से 3D जनरेट हो जाते हैं। 3 जनरेट हो गए तो केवल 1 फंक्शनल रह जाता है। दैट मीन्स 1 से 1 ही बन रहे हैं, 1 से 1 ही बन रहे हैं। तो 100 बनने के लिए कितने मियोसिस होंगे, 100 ही, याद रखिएगा कितने होंगे, 100 ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि 100 माइक्रोस्पोर्स मेगास्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए कितने मियोसिस होती है, तो 100 ही होगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, अब मैं बात कर रहा हूं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ये सभी को करने का मौका दीजिएगा कि 100 ग्रेन्स के ग्रेन्स ऑफ व्हीट, 100 ग्रेन ऑफ व्हीट के फॉर्मेशन के लिए हाउ मच मियोसिस, कितनी होगी भाई। सर हाँ भाई 125 125 सबको करने Yes, sir, दें। सबको क्लियर है वाली बात। यस लोकेंद्र, आदित्य और मैं, लोकेंद्र, आदित्य, बाकी और स्टूडेंट्स की बात करूं। यस सर। वर्धन, राणा, हर्ष, दिनेश। स्क्रीन टेढ़ी हो गई। हाँ मैंने कर दिया बेटा, नाम देख रहा हूँ, नाम कौन कौन बच्चे ज्वाइन हुए उन्हीं के नाम लो इसलिए। हाँ तो सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं। यस सर। यस सर नो सर। ओके, तो आपको मालूम है कि अभी अपन लोगों ने डिस्कस करा दोनों बातें हैं। यहाँ पर ग्रेन की बात कर ली है, फर्टिलाइजेशन की बात कर ली है। फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट बने होंगे। तो मेल गैमेट के लिए मियोसिस हुई थी 25 और फीमेल गैमेट के लिए मियोसिस हुई 100। तो आंसर कितना हो गया, 125। किसी को डाउट हो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट उसमें
तो पूछ सकता है। देन यहाँ पर कुछ नोट पॉइंटों को और हम डिस्कस करेंगे, जैसे कहाँ गए भाई, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। हम बात करने वाले हैं मोनोकार्पिक प्लांट। किसी को मालूम है क्या होते हैं एक मोनोकार्पिक प्लांट? कार्पेलोजिस, बताएं भाई। सिंगल कार्पेल। हाँ ध्यान, क्या बोल रहे हैं बेटा, रिपीट करें। सिंगल कार्पल से जो डेवलप होते हैं प्लांट। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, नाम से यही तो इसकी तो गड़बड़ हो जाती है, ताकि तो मैं बता रहा हूँ, यही गड़बड़ कर देती है। सर जो सिर्फ एक बार ही फ्रूट देते हो। अच्छा बेटर आंसर देंगे फ्लावर। कई बार फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाता इन केसेस में, तो ऐसे प्लांट बैम्बू, जिनमें पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर आते हैं उन्हें बैम्बू। बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। नोट करेंगे इस पॉइंट को। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, फ्लावर ओनली वंस टाइम इन देयर लाइफ। इनकी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, ऐसे फ्लावर को अपन मोनोकार्पल प्लांट बोलते हैं। यहां पर हमें एग्जाम्पल याद रखना है, बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा टुल्डा मोनोकार्पिक प्लांट होता है। इसमें लगभग 50 से 100 साल में एक ही बार फ्लावर आता है और फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है 50 से 100 साल के अंदर, और ये प्लांट फिर मर जाता है। यानी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर आ रहा है। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट। क्या बोला गया? मोनोकार्पिक प्लांट। बेहद इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट भी, नोट करें इस पॉइंट को। देन इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है, हाइपो। सर एक और एग्जांपल होता है सर। बैम्बू स्पीसीज सारी बोलते हैं। बैम्बू में बेसिकली जनरली सर वो 12 साल में फ्लावर, बैम्बू स्पीसीज की हम बात करें तो बेसिकली उसमें पूरी लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो लगे हाइपोस्टेसी। हाइपोस्टेसी ये क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें बहुत सारी लिग्निफाइड सेल्स आ जाए। एम्ब्रियो सैक हमें मालूम है फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें जब बहुत सारी लिग्निफाइड सेल्स आ जाती है न्यूक्लियस में, इज कॉल्ड हाइपोस्टेसी। नोट करेंगे इसमें, many lignified cells in embryo sac, many lignified cells below embryo sac in nucleus, पूरा वर्ड लिखें, below embryo sac in nucleus is called hypostasy. Hypostasy. The main function of hypostasy is prevents shrinking of embryo sac,
यानी ये एम्ब्रियो सैक को श्रिंक होने से बचाती है, सिकुड़ होने से बचाती है, सिकुड़न से बचाती है। कौन? हाइपोनेस्टी से बोलते हैं। कौन बचा रहा है? ग्रुप ऑफ लिग्निफाइड सेल्स। और लिग्निफाइड सेल्स हो गई तो हमें मालूम चाहिए कैसी होगी? डेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? डेड सेल्स। इंपॉर्टेंट हो गया अगली बात। देन नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे हम, करंकल। CARUNCLE, करंकल। ये रिसिनस कम्युनिकेंस में मिलता है, अरंडी में। रिसिनस कम्युनिकेंस में मिलता है। रिसिनस कम्युनिकेंस जिसे कम्युनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिस। अरंडी का तेल आपने सुना होगा, कैस्टर बीन। कौन सा हो गया? कैस्टर बीन। ये आउटग्रोथ होती है इंटेगमेंट की माइक्रोपाइल के साथ में। नोट करेंगे, करंकल पूछा हुआ है। इट इज द आउटग्रोथ ऑफ इंटेगमेंट, near micropyle or hilum, near micropyle or hilum. Micropyle or hilum. It help in absorption of water. It help in absorption of water. ये कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें नोट करते जाना साथ में। करंकल। देन इसके बाद यानी इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? वाटर को एब्जॉर्ब करना। याद रखें, रेसिनस कम्युनिकेंस में देख लिया। दूसरा जो अभी मैंने हाइपोनेस्टी बताई, उसका एग्जांपल जो लिखिएगा लीलियसी फैमिली में मिलता है। लीलियसी फैमिली में मिलता है हाइपोनेस्टी। नोट जो करेगा हाइपोनेस्टी का एग्जांपल। देन इसके बाद कुछ ट्रिप्लॉइड जो कि हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, कुछ ट्रिप्लॉइड के क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि जब मैं डिप्लॉइड फीमेल प्लांट अक्रॉस टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट से कर दूं, या डिप्लॉइड फीमेल प्लांट अक्रॉस टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट से करूं। ध्यान दीजिएगा कंडीशंस। डिप्लॉइड लिया फीमेल प्लांट और मेल प्लांट कैसा लिया मैंने? टेट्राप्लॉइड। तो यहां पर किसी की बात पूछ सकते हैं, वो एंडोस्पर्म की पूछ सकते हैं, न्यूक्लियस की पूछ सकते हैं, पोलन ग्रैंड की पूछ सकते हैं, जायगोट की पूछ सकते हैं। तो ध्यान दें। तो आपको मालूम है ये इसमें अब मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड। और यहां पर जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? टेट्राप्लॉइड है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा मियोसिस में। तो यहां पर माइक्रोस्पोर कैसे बन गए? 2n यानी डिप्लॉइड है।
ठीक है ना। अब हम बात करें, एक एक करके बात करें, जैसे तो एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम बात करें किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म कैसा रहेगा बताएं मुझे जरा, इस केस में एंडोस्पर्म कैसा, हाँ कुछ कोई कह रहा है भाई एंडोस्पर्म कैसा रहेगा सर? 4n रहेगा। कैसा रहेगा? 4n। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है एंडोस्पर्म डेवलप होता है पोलर सेल से। पोलर सेल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि मेगास्पोर समानी, यानी यहाँ पे 2n हो गया। और माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलिन ग्रैंड जनरली होता है हैप्लॉइड, लेकिन यहाँ पे कैसा है? डिप्लॉइड। तो जब पॉलिन ग्रैंड फ्यूज होगा तो पॉलिन ग्रैंड भी 2n और पोलर सेल्स भी 2n, इसके समान ही। तो एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? 4n। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा, याद रखेंगे। एंडोस्पर्म हो गया 4n। यहाँ पर मैं, हाँ देवांश बोले। सर टेट्राप्लॉइडी होती है सच्ची में? बिल्कुल होती है। प्लांट ब्रीडिंग जब करते हैं तो टेट्राप्लॉइडी डेवलप कर रहे हैं, बीज की डिफरेंट वैरायटी आ रही हैं, वो पॉलीप्लॉइडी से डेवलप हो रही है। प्लांट ब्रीडिंग में बताऊंगा आपको पहली बार, ठीक है ना। राइस की डिफरेंट वैरायटी मिलती हैं, वो प्लॉइडी से डेवलप की जा रही हैं, यानी उनके क्रोमोसोम को हम चेंज कर रहे हैं। बनेगा तो सर 2n ही ना? क्या बेटा? क्रोमोसोम नंबर तो 2n ही रहेगा ना? क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा। नहीं बेटा, हाँ। ये देखो 2n वाली जो वैरायटी रहती है वो फर्टाइल रहती है, और पॉलीप्लॉइडी वाली वैरायटी होती है उनको हम यूज कर लेते हैं, उनको हम रिप्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते, यानी उनको ब्रीडिंग की स्थिति डेवलप करेंगे वापस, प्लांट ब्रीडिंग वाली बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो राइस की वैरायटी आ रही है, वीट की वैरायटी आ रही है, फ्रूट्स की कई सारी वैरायटी होती है, वो टेट्राप्लॉइड और पेंटाप्लॉइड तक पहुंच गई है, मैं आपको बताऊंगा प्लांट ब्रीडिंग में। लेकिन वहां पर ये हमें याद रखना है, जितनी वैरायटी आती है वो सब ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप की गई है, यानी कि मैं वो फर्टाइल नहीं होती, स्ट्राइल वैरायटी होती है। कैसे होती है? स्ट्राइल वैरायटी। इसलिए ऐसी वैरायटी में जेनेटिक सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। हम आगे देखेंगे वाली बात प्लांट ब्रीडिंग में। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म कैसा हो गया? टेट्राप्लॉइड। इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूं एम्ब्रियो से कैसा होगा यहाँ पर इस केस में? हैप्लॉइड। एम्ब्रियो से कैसा रहेगा? हैप्लॉइड। क्योंकि आपको मालूम है एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। और यहाँ पर मेगास्पोर कैसा है? हैप्लॉइड ही है। कैसा है? हैप्लॉइड ही है। तो एम्ब्रियो सेक याद रखना कैसा रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा। मैंने मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक के फॉर्मेशन को क्या बताया था? व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम मेगास्पोर्स? लास्ट क्लास में शायद पूछा था मैंने आपसे, बताएं भाई। मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस तो अपन देखे हैं। तो यहां पर ये कैसा हो गया? हैप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पर अपन ने पॉलिन ग्रैंड की बात कर ली, एंडोस्पर्म की बात कर ली। अब मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? जाइगोट की। जाइगोट कैसा होगा? 3n होगा, क्योंकि मेगास्पोर हैप्लॉइड है, तो जाइगोट हो गया यहाँ पर ट्रिप्लॉइड। अब यहाँ पर इस केस में बात करूं मैं न्यूसिलस की, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूसिलस कैसा होगा? डिप्लॉइड 2n। कैसा होगा भाई? 2n डिप्लॉइड, याद रखिएगा 2n, क्योंकि न्यूसिलस तो फीमेल प्लांट के पार्ट हो गया, म्यूसिस तो कहां पर हुई? मेगास्पोर के फॉर्मेशन के समय, इसलिए कैसा हो गया? डिप्लॉइड हो गया। कैसा हो गया? डिप्लॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तो हमने देखा था इसके साथ साथ पॉलीप्लॉइडी की मैंने कुछ बात करी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और डिस्कस करें। गाइस हमारा चैप्टर हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, रिप्रोडक्शन सेक्स ऑफ प्लांट। अब हमारे पास बॉटनी में केवल बचा है प्लांट ब्रीडिंग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो बायोटेक्नोलॉजी के साथ फिनिश करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आएगी मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा आपकी, और साथ साथ में हम प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, दोनों साथ में चलाएंगे। जहाँ प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन आते रहेंगे वहाँ प्लांट ब्रीडिंग को भी हम फिनिश करते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। इफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल में 12 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 12। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में 12 क्रोमोसोम दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम कितने होंगे? 36, 18 दिव्यांश क्या 18, कर गए? 18 सर, जल्दबाजी सॉरी, में कर रहे हो, ध्यान से। 18। अरे ध्यान से। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल दी गई है, में कितने दिए गए? 12। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यानी कि यहाँ पर 12 दिया गया है। 12 माइक्रोस्पोर मदर सेल किसी होती है? डिप्लॉयड होती है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने दिए हैं? 12। तो जब हम एंड करेंगे तो कितना हो गया? 6। और हमें मालूम है एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म होता है 3n, यानी ये कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं, और जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन, जो सिली क्वेश्चन होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। ध्यान देना। तो सिस्टमेटिक तरीके से करें। 2n कितना दिया गया है तो n कितना होगा, तो 3n कितना होगा। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट बात हो गई अली। सभी को क्लियर हो गया? किसी को डाउट? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा। सभी लोग सर एक डाउट, क्लास। हाँ बेटा, देवांश कुछ पूछा है? तो वाटर लिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है या विंड से होता है? वाटर लिली में पॉलिनेशन, वाटर लिली इंसेक्ट से होता है कि विंड से होता है? रुक जाओ इंसेक्ट्स। रुक जाओ। वाटर लिली अपन पढ़ते हैं, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मैं और देख के बताऊंगा। ऐसे एंटेमोफिली मिलता है वाटर लिली में। और कोई दिव्यांश? ना सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा ये बताओ, सभी ने पेपर से तो कोई डाउट नहीं किसी को? टेस्ट पेपर से? टेस्ट पेपर से किसी को कोई डाउट नहीं बेटा? सभी ने टेस्ट दिया था कि नहीं? चलिए शांत हो गए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। बायोटेक्नोलॉजी आज की क्लास के तक काफी बड़ा। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम बेटा।